तो हम लोग पढ़ रहे थे मराठा, और मराठा में हमने आपको बता दिया था शिवाजी की धार्मिक नीति शायद मैंने डिस्कस की थी, और उसी के आगे क्लास को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास। हर क्लास मेरी कोशिश रहती है कि वो इंटरेस्टिंग हो और आपको अच्छा लगे, और साथ में आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़े। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो शिवाजी हम लोग पढ़ चुके थे, शिवाजी के उत्तराधिकारी आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी, सक्सेसर, ठीक है। शिवाजी के मरने के बाद 1680 में शिवाजी की जब डेथ हो जाती है, तो मराठा साम्राज्य को कौन आगे ले जाता है, कौन इसका लीडर होता है, कौन मतलब छत्रपति बनेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग को देखनी है। तो शिवाजी की जब डेथ होती है 1680 में, तो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करेगा कोई, तो वो होंगे राजा राम, ठीक है। अब ये राजा राम कौन है? ये शिवाजी के सौतेले भाई, शिवाजी के भाई हैं, लेकिन ये सौतेले। तो क्या शिवाजी का कोई लड़का नहीं था? संभाजी था। संभाजी शिवाजी का पुत्र था, लेकिन वो थोड़ा सा विद्रोही नेचर का था, इसलिए शिवाजी ने उसे कैद कर रखा था पन्हाला के किले में। क्वेश्चन एक बार पूछा गया पीसीएस में, शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को कहां पर कैद करके रखा था? पन्हाला दुर्ग, पन्हाला फोर्ट, उसमें उन्होंने कैदी कर बंदी बना दिया था। तो राजा राम ने जब नेतृत्व करना शुरू किया, तो संभाजी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो संभाजी जैसे ही वहां से आए पन्हाला दुर्ग से, तो राजा राम को गद्दी से हटा दिया। राजा राम को गद्दी से हटा दिया और ये गद्दी संभाल लेता है तो संभाजी, ये शिवाजी का बेटा है, तो संभाजी छत्रपति बनता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी राजा राम छत्रपति यहाँ नहीं बना, सिर्फ इसने नेतृत्व करना शुरू किया था कि संभाजी आया और इसे गद्दी से हटाया, उतार दिया, और ये अपना राज्याभिषेक करा लेता है। तो संभाजी का शासन शुरू होता है 1680 से 1689। ये 1680 से 1689, ये 9 साल का इसका कार्यकाल है। एज अ छत्रपति ये शासन शुरू करता है संभाजी। मैं फिर बता रहा हूं, ये शिवाजी का पुत्र है और राजा राम शिवाजी का भाई, ठीक। तो संभाजी के शासनकाल में क्या क्या होता है? संभाजी की पत्नी का नाम था येसुबाई, ये पत्नी का नाम था येसुबाई। देखो, हो सकता है कि कल इसका पीडीएफ कंप्लीट हो जाए, तो हम आपको पूरा पीडीएफ, मराठा का पूरा पीडीएफ शेयर करेंगे एक साथ, बाइलिंगुअल होगा दोनों भाषाओं में, ठीक है। वो तैयार हो रहा है। तो येसुबाई पत्नी थी, इसका पुत्र था शाहू, संभाजी का पुत्र था, सन था शाहू। जो नहीं पढ़ते छत्रपति साहू जी महाराज, तो ये वही साहू है, छत्रपति साहू जी, है ना। ये संभाजी का पुत्र है, इसका मतलब है शिवाजी का ये पोता है साहू। तो यहाँ पर इसके जो गुरु होते हैं, संभाजी के गुरु गुरु इनके होते हैं केशव भट्ट और उमाजी पंडित, दो हैं, केशव भट्ट और उमाजी पंडित। उमाजी पंडित ये संभाजी के गुरु थे, ठीक। और राजधानी इसने अपनी बनाई थी रायगढ़। राजधानी कहाँ बनाई थी? रायगढ़। ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और इसने जो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी इसने अपॉइंट किया था, एक्चुअल में इसको मराठा सरदारों पर विश्वास नहीं था, तो ये किसी मराठा सरदार को उच्च अधिकारी के पद पर अपॉइंट नहीं करेगा। ये एक उत्तर भारत के ब्राह्मण पर विश्वास करता है, जिसका नाम होता है कवि कलश। तो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ये उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को अपॉइंट करता है। किसको? कवि कलश।
इसको मराठा सरदारों पर विश्वास कम था, तो इसलिए प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ये कवि कलश को अपॉइंट करता है। ओके, ठीक। संभाजी के समय अष्टप्रधान का रोल खत्म हो गया था, मतलब विघटित हो गई थी। जो शिवाजी ने अष्टप्रधान बनाई थी, क्योंकि ये क्या करता है, प्रशासन की सारी जिम्मेदारी किसको दे देता है, कवि कलश को। इसलिए जो अष्टप्रधान थी उसका महत्व यहाँ पर खत्म हो जाता है इसके काल में। लेकिन जैसे ही इसका शासन काल खत्म होगा, फिर से अष्टप्रधान अपने वर्किंग में आ जाएगी। तो इसके काल में अष्टप्रधान का जो मतलब था, वो बहुत ज्यादा रोल नहीं था। ठीक है, तो कवि कलश ध्यान रखिएगा इसको। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को इसने संरक्षण दिया था। ठीक है, तो इसने औरंगजेब का एक लड़का था अकबर, अकबर को इसने संरक्षण दिया था, संरक्षण दिया। ये अकबर कौन है, ये औरंगजेब का लड़का है, ये औरंगजेब का विद्रोही पुत्र है। ये मतलब विद्रोह वगैरह इसने कर दिया था, है ना। तो औरंगजेब का ये विद्रोही पुत्र था, इसको इसने संरक्षण दिया था। तो औरंगजेब क्या इससे खुश होगा, बिल्कुल खुश नहीं होगा। ठीक है, तो संभाजी के संभाजी और कवि कलश, इन दोनों को मुगल सेनापति मुकर्रम खान ने बंदी बना लिया था। ठीक है, तो संभाजी संभाजी और कवि कलश, कवि कलश को मुगल सेनापति मुकर्रम खान ने बंदी बना लिया था, मुकर्रम खान। तो इन्हें बंदी बना लिया गया दोनों को, छत्रपति संभाजी और उसका प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कवि कलश को। फिर इसकी दोनों की हत्या करा दी गई। तो 11 मार्च 1689 को, ठीक है, कब, मार्च 1689 को संभाजी और कवि कलश, इन दोनों की हत्या करा दी गई। इन दोनों की क्या हो गई, हत्या हो गई। तो औरंगजेब के शासनकाल में इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो संभाजी का कोई बहुत बड़ा यहाँ पर पॉलिटिकल कैरियर नहीं रहा, महज 9 सालों का पॉलिटिकल कैरियर था, और बहुत कुछ ये नहीं कर पाया, क्योंकि ये मराठा सरदारों पर विश्वास करता ही नहीं था। इसलिए अष्टप्रधान के महत्व को इसने समाप्त कर दिया था, और कवि कलश पर इसने विश्वास किया। और इसने चूंकि औरंगजेब के पुत्र अकबर को, जो विद्रोही पुत्र था, उसको संरक्षण दिया, इसलिए औरंगजेब से इसका 36 का आंकड़ा चलने लगा। और फिर मुगल सेनापति मुकर्रम खान ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, और 1689 में इन दोनों की हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद जो संभाजी की पत्नी थी येसुबाई, और इसका जो पुत्र था शाहू, उनको मुगलों ने बंदी बना लिया। तो इसकी पत्नी, संभाजी की पत्नी येसुबाई और पुत्र शाहू को रायगढ़ के किले में कैद कर दिया गया। कौन से किले में, रायगढ़ के किले में मुगलों ने उसे बंदी बना लिया। तो इस तरीके से ये, अब देखिएगा कि समझिएगा ध्यान से, संभाजी के बाद फिर मराठा साम्राज्य को कौन लीड करेगा। क्यों, क्योंकि संभाजी का जो पुत्र है शाहू, वो मुगल कैद में है और संभाजी मारा जा चुका है। तो अब कौन मराठों को कौन लीड करेगा। तो कौन बचता है, राजा राम, जो शिवाजी का चचेरा, मतलब चचेरा तो नहीं कहेंगे, शिवाजी का मतलब भाई ही था, बट मदर शिवाजी और संभाजी राजा राम की अलग अलग थी। ठीक है, तो अब लीड करेगा राजा राम। ये अब राजा राम शिवाजी की मृत्यु के बाद भी राजा राम आया था, बट संभाजी ने उसे हटा दिया था। लेकिन जब संभाजी मारा गया, अब राजा राम फिर से एक बार मराठा नेतृत्व करेगा 1689 से 1700 तक, 1689 टू 1700, ये मराठा को लीड करेगा। अब राजा राम रायगढ़ में इसने अपना राज्याभिषेक कराया। इसका जो राजा कोरोनेशन, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन एक ऐसी सेरेमनी होती है जिसमें
शासक को, क्वीन या किंग को शासक घोषित किया जाता है और उसके सर पर मुकुट रखा जाता है। उसे राज्याभिषेक या कोरोनेशन कहते हैं, ठीक है? तो रायगढ़ में इसने राज्याभिषेक कराया और ये कभी भी अपने आप को छत्रपति नहीं कहता है, कहता मैं छत्रपति नहीं हूँ। छत्रपति तो साहू है, क्यों? क्योंकि फादर के बाद उसका लड़का ही छत्रपति होगा, लेकिन उसका लड़का चूँकि शाहू मुगल कैद में है, चूँकि वो नहीं है, इसलिए हम शाहू की तरफ से मराठा नेतृत्व करेंगे। हम कभी भी अपने आप को छत्रपति नहीं बोलेंगे। ऐसा दृष्टिकोण था राजा राम का, बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। तो इसने, ध्यान रखिएगा, राजा राम ने मराठों को लीड तो किया, लेकिन कभी भी इसने अपने आप को छत्रपति नहीं कहा। इसने बोला कि मैं साहू का प्रतिनिधि हूं, क्योंकि साहू यहां नहीं है, ठीक है? तो इसने अपने आप को क्या कहा? साहू का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि बोला। साहू की तरफ से ये शासन कर रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो साहू के प्रतिनिधि की रूप में ये शासन करता है और कभी भी ये गद्दी पर नहीं बैठता है, ये सिंहासन पर नहीं बैठता, बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन इसकी जो पत्नी होगी ताराबाई वो उतनी ही धूर्त, ठीक है? अभी हम बात करेंगे। तो ये गद्दी पर नहीं बैठा और अपने आप को साहू का प्रतिनिधि कहता है। और 1689 में इसने रायगढ़ को छोड़ दिया, रायगढ़ की जगह पर इसने जिंजी को राजधानी बनाया। तो 1689 में राज्याभिषेक के बाद इसने रायगढ़ की जगह इसने जिंजी को राजधानी बनाया, जिंजी को राजधानी बनाया। इसने रायगढ़ को क्यों छोड़ दिया? तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि मुगलों ने येसुबाई और साहू को रायगढ़ में बंदी बना लिया था। इसका मतलब है रायगढ़ में मुगलों का हस्तक्षेप था। तो मुगलों के हस्तक्षेप से बचने के लिए इसने रायगढ़ को छोड़ दिया और रायगढ़ की जगह पर इसने जिंजी को राजधानी बनाया। फिर कुछ दिन तक जिंजी को इसने राजधानी बनाया, फिर बाद में इसने जिंजी की जगह सतारा को राजधानी बनाया, सतारा को राजधानी बनाया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मुगलों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानियां बदलता रहता है। शुरू में रायगढ़, फिर रायगढ़ की जगह पर जिंजी और जिंजी की जगह पर सतारा। तो इसने 3 राजधानियां बनाई। तो काफी समस्या में था ये, मुगलों का काफी ज्यादा हस्तक्षेप होता रहता था। तो जब शिवाजी की मृत्यु होती है और संभाजी की हत्या करा देते हैं मुगल, औरंगजेब का शासन है इस समय, औरंगजेब मुगल बादशाह है, तो मराठों के बहुत सारे क्षेत्रों पर औरंगजेब कब्जा कर लेता है। एक तरीके से मराठों को गुलाम बनाता है। तो राजा राम का एक टारगेट होता है कि हमें मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, हम मुगलों से संघर्ष करेंगे और हम मुगलों से स्वतंत्र होंगे। तो राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। तो मराठा स्वतंत्रता संग्राम किसने शुरू किया? राजा राम ने। तो ये स्वतंत्रता संग्राम किससे लड़ा गया? मुगलों के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए ये लड़ाई शुरू हुई। तो इसको हम मराठा हिस्ट्री में मराठा स्वतंत्रता संघर्ष नाम देते हैं। तो मराठा स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत कौन करता है? राजा राम। और ये संघर्ष जारी रहेगा औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के मरने के बाद भी ये संघर्ष जारी रहेगा और तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि साहू को छत्रपति स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। छत्रपति स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बातें बहुत ध्यान से समझना, है ना? क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक में जो राइटर ने लिखा है वो बड़ा फंसा के लिखा है, कॉम्प्लिकेटेड किया है। हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाना चाह रहे हैं और जब आप लेक्चर अटेंड कर लोगे, इसके बाद आप बुक पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। एकदम बुक बड़े आसानी से एक ही बार में बुक आपको समझ में आ जाएगी।
ठीक है, तो ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो मराठा स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत होती है। मराठा स्वतंत्रता संघर्ष, तो मराठा फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत करता है कौन? राजा राम। तो राजा राम के नेतृत्व में मराठे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। राजा राम के नेतृत्व में मराठे मुगलों से स्वतंत्र होने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, संकल्प लेते हैं। और ये राजा राम के टाइम से प्रारंभ होकर 1707 तक, कब तक? 1707, 1707 एडी तक, ये तब तक चलता रहता है जब तक कि साहू को छत्रपति स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। भाई साहू को छत्रपति ये लोग कहां स्वीकार कर रहे थे? मुगल। इन्होंने तो शाहू को बंदी बना लिया था, और राजा राम का टारगेट है कि साहू को छत्रपति स्वीकार करवाया जाए। ठीक है, तो ये चलता रहा। यद्यपि जो शाहू था, इसको मराठा जो साहू था, इसको राजा की उपाधि तो दे दी गई थी मुगलों के द्वारा, और मनसब भी दिया गया था। मुगलों ने साहू को मनसब भी दिया था। फिर भी वह औरंगजेब की मृत्यु तक, औरंगजेब की मृत्यु तक, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, औरंगजेब की मृत्यु तक वो मुगलों के अधीन कैदी जीवन जीता रहा। मुगलों के अधीन वो कैदी रहा, लेकिन सम्मान में उसको राजा की उपाधि तो दे दी गई, उसे मनसब भी दे दिया गया, लेकिन वो औरंगजेब की मृत्यु तक बंदी बना रहा। यानी वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में अभी साहू नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, राजा राम ने एक काम और किया था, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत की, अपने मरते दम तक लड़ता रहा 1689 से लेकर 1700 तक, और जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसकी पत्नी ताराबाई इस स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाएगी। इसकी पत्नी ताराबाई, अब इस पर बात करेंगे। तो राजा राम ने और क्या क्या किया? तो राजा राम ने मराठा सरदारों को जागीर प्रदान की, है ना। राजा राम ने मराठा सरदारों को, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सरदारों को जागीरें प्रदान की, जागीरें प्रदान की। जागीर तो जानते ही होंगे आप लोग, जागीर का मतलब होता है एक लैंड, है ना। तो इसने जागीर प्रदान की। तो जागीर प्रदान करने का परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका रिजल्ट क्या होता है। तो जानते हो, इसका परिणाम होता है मराठा सरदारों की स्वायत्त सत्ता, और अंततः मराठा मंडल या राज्य संघ का उदय हुआ। मराठा मंडल, या इसको मराठा राजसंघ कहते हैं, का उदय हुआ, का उदय हुआ। अब आप सोचें सर, ये मराठा मंडल या मराठा राजसंघ है क्या? इसको समझना है। देखो ध्यान से समझो, जैसे आप लोग प्राचीन भारत का हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं मेरे इस क्लास में, और जिन्होंने मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा है, तो उसमें हमने सामंतवाद बताया था, फ्यूडेटरी, है ना, सामंतवाद। तो सामंतवाद का जन्म कैसे हुआ था? लैंड ग्रांट, भूमि अनुदान। तो जब राजा भूमि अनुदान देते थे, अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दे देते थे, लैंड ग्रांट कर देते थे, अनुदान दे देते थे, तो वो जो अधिकारी वर्ग होता था, उसके पास बहुत सारा लैंड एकत्रित हो जाता था। तो राजा के नीचे, ध्यान से समझिएगा, राजा के नीचे कौन पैदा हो जाता था? भूमिपति, यानी भूस्वामी पैदा हो जाते थे। कौन पैदा हो जाते थे? भूस्वामी। और ये काफी पैसे वाला वर्ग, ये काफी रिच होते थे। ये कैसे होते थे? ये रिच हो जाते थे। और अब चूंकि रिच हो गए, तो इनके पास
पॉलिटिकल अप्रोच भी आ जाता था, ठीक है। तो ये हो जाते थे शक्तिशाली। ये कैसे हो जाते थे? शक्तिशाली। तो राजा तो ये बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति, और राजा के अंडर में एक छोटी शक्ति का उदय होता है। और ये जो छोटी शक्ति होती है इसी को कहते हैं सामंत। सामंत, फ्यूडेटरी, इसको क्या कहते हैं? सामंत, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहां पर है ये मराठा मंडल। तो ध्यान से समझना, राजा राम ने क्या शुरू किया? जागीरें देना शुरू किया, लैंड ग्रांट, जागीरें देना शुरू किया अधिकारियों को, मराठा सरदारों को। तो उनके पास बहुत सारा लैंड एकत्रित हो गया मराठा सरदारों के पास, तो वो हो गए शक्तिशाली। शक्तिशाली हो गए तो वो सामंत जैसे हो गए। तो उनको यहाँ पर सामंत नाम ना देकर क्या नाम दिया गया? मराठा मंडल या मराठा राज संघ। तो मराठा मंडल या मराठा राज संघ, ये वो मराठे सरदार हैं जिनको जागीरें मिली थी, तो वो जागीरदार बन गए, वो शक्तिशाली हो गए, वो स्वायत्त हो गए, ऑटोनोमस हो गए। जिसके पास धीरे धीरे लैंड इकट्ठी हो जाएगी तो वो शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था काफी स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो अपने आप को ऑटोनोमस घोषित कर देगा, ठीक है। ओके, तो ये मराठा मंडल है। तो मराठा मंडल या राज संघ। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एक तो प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछेगा कि मराठा मंडल का जन्म किसके काल में हुआ था? तो राजा राम के काल में मराठा मंडल का उदय हुआ था। तो इसे मराठा राज संघ या मराठा मंडल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके जी। अब आप लोग जल्दी से हमें बताइए, क्या मराठा राज संघ आपको क्लियर हुआ? हमने आपको वॉइस चैटिंग का ऑप्शन दिया है, आप बताइए। मैं साइड हो जाता हूँ। बोर्ड पर लिखा हुआ है मराठा मंडल या मराठा राज संघ, समझ में आया? यस सर, आ गया मराठा मंडल। जी जी, मराठा मंडल। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मराठा मंडल या मराठा राज संघ का जन्म किसके काल में हुआ? राजा राम के काल में। वजह क्या रही? वजह रही जागीर प्रदान करना। तो जागीर प्रदान करने की वजह से मराठों का एक स्वायत्त संगठन बन जाता है, जिसको मराठा मंडल या मराठा मतलब राज संघ के नाम से जानते हैं। ओके ओके, चलिए। तो ओके, आरती चौधरी, यस। स्मृति राठौर, यस। ओके, अच्छा, आरती चौधरी कौन है, एक बार आप बताएंगे? आरती चौधरी इसमें जो है, हेलो, हेलो, हाँ, आरती चौधरी बोल रही? जी सर। ओके ओके, चलिए ठीक ठीक। चलिए, अब ये चीज समझ में आ गई। ओके, और आप अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जी सर। तो राजा राम ने और क्या काम किया है इसको देखते हैं। राजा राम ने एक नए पद प्रतिनिधि की नियुक्ति की। राजा राम ने एक नया पद, एक तो काम ये किया जागीरें प्रदान की, दूसरा इसमें एक नए पद को क्रिएट किया, एक नया पद, प्रतिनिधि। क्या कहते हैं उसको? प्रतिनिधि। तो ये जो नया पद इसने बनाया प्रतिनिधि, ये पेशवा के पहले आता था। जो शिवाजी की अष्ट प्रधान थी, है ना, शिवाजी की अष्ट प्रधान में 8 मंत्री होते थे, और 8 मंत्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था वो कौन होता था? पेशवा, ठीक है। तो राजा राम ने एक नया पद बना दिया प्रतिनिधि, जो पदानुक्रम के अनुसार
ये पेशवा से भी पहले आता था। तो पहले तो 8 होते थे और एक और हो गया, तो अब अष्टप्रधान में कितने सदस्य हो गए? 9 सदस्य हो गए। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में, लेकिन पूछ सकता है। तो यहाँ पर एक नया पद क्रिएट कर देता है ये, और अष्टप्रधान का वो मेंबर बनता है। और इस तरीके से अष्टप्रधान में पहले 8 मेंबर हुआ करते थे, इसके काल में 9 हो गए। तो संभाजी के काल में अष्टप्रधान का महत्व तो खत्म हो गया था, लेकिन राजा राम जब आया तो फिर से अष्टप्रधान का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो अष्टप्रधान तो सभी लोग जानते होंगे, आई होप कि आपको क्लियर होंगी चीजें वो। इसके बाद 1700 में इसकी डेथ हो जाती है। तो 1700 में राजा राम की डेथ, 1700 में राजा राम की हो जाती मृत्यु। तो मराठा स्वतंत्रता संघर्ष इन्होंने शुरू किया था। अब 1700 के बाद अब मराठा स्वतंत्रता संघर्ष कौन लीड करेगा? इसको कौन लीड करेगा? अब मराठा नेतृत्व कौन करेगा? मराठों को कौन लीड करेगा? क्योंकि अभी भी साहू जो उत्तराधिकारी था वो अभी भी मुगलों की कैद में है। तो अब राजा राम की पत्नी ताराबाई, तो अगला कौन होता है? ताराबाई, ये राजा राम की पत्नी, ये मराठा स्वतंत्रता संघर्ष को लीड करेगी 1700 से 1707 औरंगजेब की डेथ तक। ताराबाई, अब देखिएगा ताराबाई का दृष्टिकोण क्या है। ताराबाई सोचती है कि चूंकि संघर्ष तो हम कर रहे हैं, तो संघर्ष हम कर रहे हैं तो छत्रपति भी हम ही होंगे, है ना? हम शाहू का क्यों इंतजार करें? राजा राम ईमानदार थे, तो वो तो कहते थे कि हम साहू के प्रतिनिधि हैं, हम छत्रपति नहीं, हम सिंहासन पर गद्दी पर नहीं बैठेंगे। लेकिन बोलती है कि मुझसे ये नहीं होगा, हम संघर्ष करेंगे तो छत्रपति भी हम ही होंगे। तो चूंकि ऐसा कोई नियम था नहीं कि महिला छत्रपति बने, तो राजा राम की पत्नी ताराबाई एक दिमाग लगाती है, कहती मैं अपने पुत्र को छत्रपति घोषित कर देती हूँ और मैं उसकी संरक्षिका बन जाती हूँ। तो इसने साहू को छत्रपति के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसने अपने पुत्र को छत्रपति घोषित कर दिया। तो इसके पुत्र का नाम था शिवाजी सेकंड, तो इसने छत्रपति घोषित किया। छत्रपति इसने किसको घोषित कर दिया? शिवाजी द्वितीय। तो ये शिवाजी द्वितीय, ये राजा राम और ताराबाई का लड़का है, इसको इसने छत्रपति घोषित कर दिया और ये स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई। क्यों? क्योंकि ये जो शिवाजी द्वितीय था अभी ये नाबालिग था, तो संरक्षिका कौन हो जाती है इसकी? ताराबाई। तो नाम के लिए शिवाजी छत्रपति है, लेकिन काम तो सारा ताराबाई करेगी, काम तो सारा ताराबाई करती है। तो ये शुरू होता है। तो इसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ के किले जीत लिए इसने। रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ के किले जीत लिए, सिंहगढ़ के किले जीत लिए इसने। तो मुगलों से कई किले इसने जीत लिए, संघर्ष जारी रखा इसने। अब 1707 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हो जाती है, 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब आप देखिएगा मुगलों को ये चैलेंज तो कर ही रही है ताराबाई, मुगलों को चुनौती तो दे ही रही लगातार, क्योंकि इसने रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ जैसे किले भी जीत चुकी है। तो मुगलों के गले की हड्डी तो है ये, ठीक है। तो जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं मुअज्जम, आजम और कामबख्श, औरंगजेब के 3 लड़के मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये आपस में लड़ते हैं मुगल बादशाह बनने के लिए। तो उनका संघर्ष उधर शुरू हो जाता है। तो उधर होता क्या है, अब यहां पर मैं समझाता हूं इसी जगह पर। तो शाहू कहां है? अभी मुगल कैद में, शाहू मुगल कैद में है। और यहां पर मराठों में स्थितियां बड़ी बदल चुकी हैं। ये ताराबाई बड़ी चालाक महिला है और ये शाहू को
मराठा छत्रपति अब मानेगी नहीं, ये अपने पुत्र को मराठा छत्रपति घोषित कर चुकी है। अब उधर क्या हुआ, औरंगजेब के वो जो 3 लड़के थे, ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब के 3 लड़के, मुअज्जम, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मुअज्जम, आजम और काम बख्श, ये 3 लड़के हैं किसके, औरंगजेब के। ये दिमाग लगाएंगे, ये मराठों को कमजोर करने के लिए ये क्या दिमाग लगाएंगे कि अगर मराठों को कमजोर कर दिया जाए तो मराठों की तरफ से जो चुनौती हमें मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी, हम कमजोर कर देते हैं मराठों को। मराठे कमजोर कैसे होंगे, जब मराठों में अगर गृह युद्ध करा दिया जाए, है ना, अगर गृह युद्ध करा दिया जाए, गृह क्लेश करा दिया जाए, तो मराठे आपस में लड़ जाएंगे, तो ये कमजोर हो जाएंगे। तो इसने दिमाग लगाया आजम ने, ये जो आजम था ना औरंगजेब का लड़का, इसने दिमाग लगाया कि शाहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया जाए, शाहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया जाए। तो जैसे ही शाहू को मुगल कैद से मुक्त किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, तो शाहू वहां से भागता हुआ आएगा किसके पास, अपनी चाची ताराबाई के पास, ये इसकी चाची है ताराबाई के पास। और ये शाहू ताराबाई से बोलेगा कि शाहू ताराबाई से बोलेगा कि छत्रपति मैं बनूंगा, क्योंकि जो राजा राम इसके चाचा थे वो तो शाहू को ही छत्रपति मानते थे। और चाची ने दिमाग लगा दिया, वो इसे छत्रपति घोषित नहीं कर रही। तो आजम ने दिमाग लगाया कि शाहू को जैसे ही छोड़ेंगे तो ताराबाई के पास जाएगा और वो मांगेगा गद्दी, छत्रपति की गद्दी मांगेगा शाहू, और ताराबाई गद्दी देने के लिए तैयार नहीं होगी। तो दोनों में आपस में गृह क्लेश हो जाएगा, तो मराठों में 2 ग्रुप बन जाएंगे और दोनों ग्रुप आपस में लड़ जाएंगे। मुद्दा क्या होगा, शाहू मांगेगा छत्रपति की गद्दी और ताराबाई कहेगी अच्छा संघर्ष करें हम और गद्दी तुम्हें मिले, ऐसा नहीं हो सकता है, वो अपने पुत्र को छत्रपति घोषित कर चुकी है। तो बात आपको समझ में आई, आजम ने दिमाग लगाया और शाहू को छोड़ दिया, किस उद्देश्य से, कि शाहू और ताराबाई में युद्ध छिड़ जाएगा और ये हो जाएंगे कमजोर, तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहू को मुगल कैद से किसने रिलीज किया था, तो आजम ने। पर्पस क्या था उसको, क्या वो रिलीज करना चाह रहा था, वो परेशान था कि बेचारा शाहू बहुत दिन से बंदी है, इसको हम छोड़ दें, इस वजह से नहीं। ओके, बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसे ही शाहू को रिलीज किया जाता है तो ये आजम के जो कल्पना आजम कर रहा था वैसा ही हुआ। तो शाहू आया और ताराबाई से अपनी गद्दी मांगता है, ताराबाई गद्दी देने के लिए तैयार होती नहीं है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, संघर्ष। तो मराठों के 2 ग्रुप आपस में भिड़ जाते हैं, तो यहां पर गृह क्लेश शुरू हो जाता है। तो मुगलों की आशानुरूप मराठों में गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और ये युद्ध एक बड़ा फेमस होता है जिसके कहते हैं खेड़ का युद्ध। खेड़ का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, खेड़ का युद्ध ये होता है 1707 में। अब ऑब्वियस सी बात है किसके किसके बीच में होगा, ताराबाई, या हम यहाँ पर शिवाजी सेकंड भी कहेंगे क्योंकि छत्रपति किसको बना दिया गया, शिवाजी सेकंड। आप ये मत समझिए ताराबाई का नाम ही शिवाजी सेकंड है, ताराबाई संरक्षिका है शिवाजी सेकंड की, और वर्सेस शाहू, ये युद्ध शुरू होगा। और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा इस पर हम लोग बात करते हैं। तो शाहू ने क्या किया, इस ताराबाई को इस युद्ध में पराजित कर दिया, और शाहू की यहां पर मदद कर रहा है, जो मदद करता है वो है बालाजी विश्वनाथ। कौन है, बालाजी विश्वनाथ। ये कौन है, अभी बात करेंगे बालाजी विश्वनाथ, ये करेक्टर कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये मराठा हिस्ट्री में, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहां पर ताराबाई की पराजय, तो ताराबाई वाज डिफीटेड बाई शाहू इन बैटल ऑफ खेड़, खेड़ की लड़ाई में, खेड़ के युद्ध में ताराबाई
पराजित हो जाती है। और जैसे ही ताराबाई पराजित होती है तो शाहू ने सतारा को अपनी राजधानी बना लिया। शाहू ने सतारा को अपनी राजधानी, महाराष्ट्र में है, सतारा को अपनी राजधानी बनाया। तो अब दो ग्रुप हो गए मराठों में, दो ग्रुप हो गए, ठीक है। सतारा को राजधानी बनाया और इसने एक नया पद क्रिएट किया। शाहू ने एक नया पद का निर्माण किया और उस पद का नाम था सेना करते। सेना करते, सेना करते का मतलब होता है सेना को संगठित करने वाला, सेना को संगठित करने वाला, सेना को संगठित ऑर्गेनाइज करने वाला, संगठित करने वाला, ये नया पद बनाया और इस पद पर अपॉइंट किया इसने बालाजी विश्वनाथ को। तो बालाजी विश्वनाथ सेना करते के पद पर आ गया, ठीक है, सेना को ऑर्गेनाइज करने वाला। तो बालाजी विश्वनाथ कौन है? ये सेना करते हैं। अभी ये सेना करते हैं, आगे चलकर इसको पेशवा बना दिया जाएगा। तो बालाजी विश्वनाथ आगे चलकर पेशवा हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मराठा छत्रपति ने सेना करते नाम का पद बनाया था? वो कौन था? शाहू था, ध्यान रखिएगा। और पहली बार इस पद पर किसको अपॉइंट किया था? बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया गया था। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो यहां से मराठा राज्य दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद मराठा जो राज्य है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी मराठा साम्राज्य के दो टुकड़े हो जाएंगे, दो ग्रुप बन जाएंगे। तो मराठा साम्राज्य का विभाजन, मराठा साम्राज्य का विभाजन हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और इसके दो भाग हो गए। तो एक हो गया उत्तर का भाग, यानी जो मराठा एम्पायर खड़ा किया था, अखिल मराठा साम्राज्य जो शिवाजी ने बनाया था, उसके दो टुकड़े हो गए क्योंकि दो ग्रुप यहाँ पर लड़ जाते हैं। तो एक उत्तरी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा। जो उत्तरी हिस्सा है वो उसका केंद्र सतारा होता है, ये उत्तरी हिस्सा, उत्तरी भाग। और दूसरा दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। और इसका केंद्र बिंदु हो जाता है कोल्हापुर। तो कोल्हापुर भी महाराष्ट्र में है, सतारा भी महाराष्ट्र में है। इसका मतलब है मराठा साम्राज्य के दो पॉलिटिकल सेंटर हो जाते हैं। तो अभी अभी हमने आपको बताया सतारा वाला जो पॉलिटिकल सेंटर है ये किसके अंडर में आता है? शाहू के अंडर में। और जो कोल्हापुर वाला सेंटर है ये किसके अंडर में आएगा? ताराबाई के अंदर। ताराबाई, ताराबाई पराजित हुई लेकिन अभी खत्म थोड़ी ना हुई है। तो ताराबाई का जो पुत्र है वो शिवाजी सेकेंड है ना, शिवाजी सेकेंड। और शिवाजी के बाद यहां पर संभाजी सेकेंड आता है। कौन आता है? संभाजी सेकेंड। इसे शंभूजी भी कहते हैं, संभाजी सेकेंड को शंभूजी भी कहते हैं। आपने देखा जो कोल्हापुर वाला सेंटर है मराठों का वो अपने नाम में सेकेंड लगाते हैं, ठीक है, और जो इधर वाले हैं वो फर्स्ट लगाते हैं, सतारा वाले। तो ये शिवाजी सेकेंड है, संभाजी सेकेंड है, इसे शंभूजी भी कहते हैं, शंभूजी। तो इनमें 36 का आंकड़ा रहता है दोनों केंद्रों में, ये लड़ रहे हैं। ग्रे क्लेश शुरू है यहाँ पर, लेकिन मेन सेंटर जो है वो ये वाला है, सतारा वाला ही मेन सेंटर है। आगे चलकर ये सतारा वाला ही सेंटर कंटिन्यू करेगा, ये वाला सेंटर कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें एक्चुअल में दोनों के बीच में ग्रे क्लेश चल रहा है। तो काफी दिन तक ये ग्रे क्लेश चल रहा है, तो इनको लगा मराठों को कि जब बंटवारा हो ही गया है तो हमें सतारा से मतलब है, हमें कोल्हापुर से मतलब ना हो, और इसको लगता है हमें कोल्हापुर से मतलब है, हमें सतारा से क्या लेना देना। तो लड़े बेकार, क्यों लड़ रहे हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र को देखें, एक दूसरे क्षेत्र पर हम हस्तक्षेप ना करें। तो मराठों को ऐसा फील हुआ, तो इन दोनों
केंद्रों के बीच एक समझौता हो गया, इन दोनों केंद्रों के बीच एक समझौता हुआ। हालांकि बहुत दिन तक ये आपस में लड़ते रहे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि कोई फायदा नहीं, तो दोनों के बीच में एक समझौता होता है, एक ट्रीटी होती है जिसको कहते हैं वार्ना की संधि। तो इन दोनों केंद्रों के बीच एक संधि होती है वार्ना की संधि, ट्रीटी ऑफ वार्ना। ये होती है 1731 में। तो 1731 में दोनों के बीच एक संधि हो जाती है, यानी सतारा और कोल्हापुर, अर्थात साहू और जो ये इस समय शंभू जी आ जाता है, संभाजी, तो इनके बीच में संधि होती है। तो साहू और संभाजी, साहू और संभाजी सेकंड, संभाजी सेकंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ध्यान रखिएगा। तो इनके बीच जो लंबे समय तक संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष यहां पर हो जाता है समाप्त, एक समझौता है। तो वार्ना की संधि से सतारा और कोल्हापुर के बीच में जो ग्रह क्लेश चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो समाप्त हो गया, यानी दोनों के बीच में समझौता हो गया। ठीक है, और साहू सतारा केंद्र के क्या बन जाते हैं, छत्रपति बन जाते हैं। तो सतारा केंद्र के छत्रपति बन जाते हैं इस संधि के बाद, तो साहू छत्रपति बनते हैं। क्योंकि आप कहेंगे ये क्यों नहीं छत्रपति बना, क्योंकि ये तो पराजित हो चुका था ना, साहू डोमिनेंट हो चुका ना, तो जो डोमिनेंट हो जाएगा वही तो छत्रपति बनेगा। तो साहू बनते हैं छत्रपति, और साहू को जितवाने में मदद किसने की थी, बालाजी विश्वनाथ ने। तो बालाजी विश्वनाथ को ये क्या घोषित करते हैं, पेशवा। तो पेशवा कौन बनता है, बालाजी विश्वनाथ। अब यहां पर एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो मराठा साम्राज्य को लीड यही लोग करेंगे, साहू और बालाजी विश्वनाथ। तो अब हम आप लोगों से एक यहां पर प्रश्न पूछते हैं कि बालाजी विश्वनाथ क्या मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे, क्या पहले पेशवा? जरा आप लोग जवाब दीजिए, वॉइस चैटिंग मैंने ओपन किया हुआ है। क्या ये प्रथम पेशवा थे? यस सर। और बोलो, बालाजी विश्वनाथ क्या पहले पेशवा थे? देखो बच्चों, ये पहले पेशवा नहीं थे। क्यों? क्योंकि शिवाजी ने तो अष्टप्रधान बहुत पहले बनाई थी ना, और उस समय पेशवा का पद था, तो इसका मतलब ये पहले पेशवा नहीं थे। तो बालाजी विश्वनाथ को जब पेशवा बनाया गया, तब पेशवा का पद ज्यादा हाईलाइट हुआ, तो इसलिए हमें लगता है कि ये पहले पेशवा थे। ये थे 7वें पेशवा। इसके मतलब इसके पहले 6 पेशवा बन चुके थे। उन पेशवाओं का कोई इतना बड़ा रोल नहीं था मराठा पॉलिटिक्स में, इसलिए उन्हें हम याद नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बालाजी विश्वनाथ थे वो 7वें नंबर के पेशवा थे, और बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनते ही पेशवा का जो पद है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अब छत्रपति का रोल उतना नहीं रहेगा, पेशवाओं का रोल ज्यादा हो जाएगा। तो यही से कहा जाता है पेशवाओं का काल। तो बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनते ही मराठा साम्राज्य में शुरू होता है पेशवाओं का काल। अब छत्रपति बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेगा, सारा वर्क कौन करेगा, पेशवा। तो जो वर्क करेगा हाईलाइट तो वही होगा। तो शिवाजी एक बहुत बड़े छत्रपति थे, और पेशवा या अष्टप्रधान का कोई भी मेंबर होता था, सिर्फ उससे सलाह तो मांगते थे, लेकिन उसकी सलाह को माने ये जरूरी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे छत्रपति के उत्तराधिकारी आए, तो वो उतने स्ट्रॉन्ग छत्रपति नहीं रहे। तो जो पेशवा है वो धीरे धीरे डोमिनेंट होने लगेगा किस पर, छत्रपति पर। और आगे चलकर जब छत्रपति कमजोर हो जाएगा, और तो पेशवा क्या करेगा, छत्रपति को नीचे कर देगा, और पेशवा शासक के रूप में आ जाएगा। ये हमेशा होता है, अगर हमारे नीचे वाले सहयोगी हम पर डोमिनेंट हो जाएंगे, तो एक दिन वो
हमें रिप्लेस भी कर देंगे, यही हुआ आगे चलकर। तो अब मराठा हिस्ट्री में छत्रपति का नाम धीरे धीरे कम होता जाएगा और पेशवाओं का नाम हाईलाइट होगा, तो इसीलिए कहा जाता है पेशवाओं का काल। क्लियर? टेक्स्ट मैसेज में यस और नो, समझ में आया तो वाई, नहीं आया तो एन। शुक्रिया, कुछ समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया समझ में, बोलो। शुक्रिया, क्या नहीं आया समझ में? एक बार फिर से बता दीजिए, ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ मतलब पेशवाओं का काल। देखिए, पेशवाओं का काल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेशवा ही अब धीरे धीरे डोमिनेंट होने लगेगा छत्रपति पर। तो छत्रपति धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और पेशवा डोमिनेंट हो जाएगा, तो सब कुछ पेशवा करेगा, इसलिए पेशवा हाईलाइट होंगे। और एक दिन ऐसा भी होगा जब छत्रपति कमजोर होगा तो पेशवा क्या करेंगे, छत्रपति को नीचे कर देंगे और पेशवा शासक बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पेशवाओं का काल बोलते हैं बालाजी विश्वनाथ के टाइम से। और एक चीज और ओके सर, ठीक। एक चीज और है, बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा इसका लड़का बनेगा, तो ये परंपरा शुरू हो जाएगी, पेशवा का पद वंशानुगत हो जाएगा। और याद करो, हमने आपको बताया था कि जो अष्ट प्रधान के 8 मेंबर होते हैं वो वंशानुगत नहीं थे। शिवाजी ने कभी उन्हें वंशानुगत नहीं बनाया, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के टाइम से पेशवा का पद वंशानुगत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के मरने के बाद इसका लड़का बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनेगा, और बाजीराव फर्स्ट के मरने के बाद उसका लड़का बालाजी बाजीराव पेशवा बनेगा। तो पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। तो पेशवा का पद वंशानुगत किसके परिवार में हुआ? बालाजी विश्वनाथ के परिवार में हुआ। और जिस दिन पेशवा का पद वंशानुगत हो जाएगा, छत्रपति कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया, सभी को क्लियर? बोलो। यस सर, यस। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि किस पेशवा के परिवार में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक, तो आगे यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं। तो अब ये जो पेशवा है ना, काफी हाईलाइट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, एक दिल्ली की संधि करेगा, ट्रीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की संधि। ये दिल्ली की संधि क्या है, आइए समझते हैं। ये 1719 की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो दिल्ली की संधि है ना, ये मराठा इतिहास के लिए मैग्ना कार्टा बोला जाता है इसको। ये मराठा हिस्ट्री के लिए, मराठा हिस्ट्री में मराठों के लिए इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, ये मराठों के लिए मैग्ना कार्टा है। और मैग्ना कार्टा क्या होता है ये हम आपको क्लियर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया है कि जब किसी को कुछ बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं तो कह दिया जाता है ये तो उसके लिए मैग्ना कार्टा है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में 1215 में वहां का जो शासक था उसने अपनी जनता को पहली बार अधिकार दिए थे और उन्हीं को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। जब किसी को कुछ ज्यादा ही राइट मिल जाते हैं तो उसे मैग्ना कार्टा से तुलना कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मराठाओं के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। क्या है इसमें, इसलिए हमें तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे दिल्ली की संधि क्यों कहते हैं ये जरा समझते हैं। तो दिल्ली का मामला यहाँ पर समझते हैं 1719 में पहले, तब इस संधि को समझ पाओगे। तो दिल्ली की कंडीशन यहाँ पर हम आपको बताते हैं। पहले दिल्ली केंद्र में हो क्या रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पर पहले हम लोग समझते हैं। तो दिल्ली में है मुगल बादशाह, और 1719 की बात है। इस समय मुगल बादशाह होगा कौन? फर्रुखशियर। कौन होगा? फर्रुखशियर। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं,
तो इस समय मुगल बादशाह कौन था? फर्रुख शेर। फर्रुख शेर ये 1713 से 1719 तक रहता है। फर्रुख शेर ये है मुगल बादशाह। ये कौन है? मुगल बादशाह। ठीक। अब ये जो फर्रुख शेर था, ये मुगल बादशाह अपने प्रयासों से बादशाह नहीं बना था। बादशाह बनने में इसने कुछ अमीरों की हेल्प ली थी। अमीर, ये अमीर कौन होते हैं? तो मुगल काल में जो अधिकारी होते हैं उनको अमीर कहा जाता है, और अधिकारी वैसे भी अमीर होते हैं, क्यों भाई? तो एक अमीर का वर्ग था, उनमें दो भाई थे जिन्हें हम लोग सैयद ब्रदर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैयद बंधु। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये दोनों भाई थे। तो सैयद ब्रदर, सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, हुसैन अली। इन लोगों ने फर्रुख शेर को मुगल बादशाह बनाया था, यानी मुगल गद्दी पर बिठाया था। इसका मतलब है फर्रुख शेर में वो योग्यताएं नहीं थी कि ये अपने बल पर गद्दी हासिल कर सके, इसलिए सैयद बंधुओं ने इसको मदद किया था गद्दी में बिठाने पर, और ये थे अधिकारी। अब ये किंग मेकर है, इसका मतलब ये क्या है? ये सैयद ब्रदर क्या है? किंग मेकर। तो किंग मेकर इनको कहा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। ये किंग मेकर है, ये जिसको चाहे उसे मुगल बादशाह बना दे और जिसे ना चाहे उसे धूल में मिला दे। ये इतने पावरफुल दोनों भाई थे औरंगजेब के मरने के बाद। औरंगजेब तक तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो जब सैयद बंधुओं ने फर्रुख शेर को मुगल बादशाह बनाया, तो अब सैयद बंधु कहते हैं कि हमने तुम्हें मुगल बादशाह बनाया है, लेकिन हमें क्या बनाओगे तुम? हमें क्या दोगे? तो ये दोनों भाई कहते हैं कि एक भाई को वजीर बनाओ और एक भाई को मीर बख्शी बनाओ। तो अब्दुल्ला खां को बना दिया गया वजीर और हुसैन अली को बना दिया गया मीर बख्शी। ये मीर बख्शी क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो मीर बख्शी जो होता है, ये सेना का सबसे बड़ा पद होता है। मुगल काल में सेना का जो सबसे बड़ा पद होता है उसे मीर बख्शी कहते हैं। और वजीर ये रेवेन्यू वाले मामले देखता है, राजस्व के मामले देखता है। तो एक भाई के पास अर्थव्यवस्था और एक भाई के पास सेना। तो फर्रुख शेर के पास क्या है? कुछ नहीं, ये तो कमजोर शासक है। तो एक भाई के पास सेना हो गई और एक भाई के पास अर्थव्यवस्था हो गई, तो ये तो स्ट्रांग हो गए। और अब ये जो सैयद बंधु है, ये अपनी मनमर्जी से काम करेंगे और फर्रुख शेर को इनकी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर फर्रुख शेर इनकी बात नहीं मानेगा तो ये अगर गद्दी पर बिठा सकते हैं तो गद्दी से हटा भी सकते हैं। तो ये लोग काम खुद करेंगे, बस इसके नाम से करेंगे, फर्रुख शेर के नाम से, क्योंकि नाम तो मुगल बादशाह का ही चलेगा, ठीक है। तो अब जानते हो फर्रुख शेर को लगा कि यार ये जो सैयद बंधु है, इनकी हमने मदद क्या ले ली, ये तो हमारे ऊपर डोमिनेंट हो गए। तो फर्रुख शेर ने इन दोनों भाइयों की हत्या करवाने का प्लान बनाया कि यार इन दोनों भाइयों को हटवा दो रास्ते से, और हटा देंगे रास्ते से तो हम स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे। तो जानते हो इसने प्लान बनाया फर्रुख शेर ने इन दोनों भाइयों को मरवाने का। लेकिन ये दोनों भाई ज्यादा स्मार्ट थे, इनको पहले ही पता चल गया। हुसैन अली कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, इसको पता चल गया कि फर्रुख शेर हमें मारने का प्लान बना रहा है। तो ये हुसैन अली जाता है किसके पास? मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पास। कौन जाता है? हुसैन अली। ये सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है, मुगल काल में सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है मीर बख्शी हुसैन अली। तो हुसैन अली जाता है किसके पास? बालाजी विश्वनाथ के पास।
और बालाजी विश्वनाथ के पास जाता है और उसे एक ऑफर देता है, कहता है कि आओ हम लोग संधि कर लें, हम लोग संधि करें। तो बालाजी विश्वनाथ तैयार हो जाता है। तो कहता है कि संधि में होगा क्या, तो संधि की शर्तें भी हम आपको बताएंगे। तो दोनों के बीच एक संधि होती है, ठीक है, उस संधि का नाम है दिल्ली की संधि। तो हुसैन अली संधि करेगा किससे, बालाजी विश्वनाथ से। अब आपको उत्सुकता हो रही होगी कि संधि में है क्या, अभी बताते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आया कि दिल्ली की संधि किसके किसके बीच हुई, हुसैन अली और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच में। इसको दिल्ली की संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि दिल्ली का जो सेनापति है मीर बख्शी, वो संधि कर रहा है, इसलिए नाम है दिल्ली की संधि। अब ये संधि किसके नाम से होगी, ये संधि होगी मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम से, क्योंकि नाम तो मुगल बादशाह का ही चलेगा, भले ही संधि ये कर रहा है। तो ये संधि मुगल बादशाह के नाम से होगी, किसके बीच में, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये संधि हुसैन अली क्यों करता है, ये संधि इसलिए करता है कि हम मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहयोग से मुगल बादशाह फर्रुखसियर की हत्या करवा देंगे। और मुगल बादशाह फर्रुखसियर की वास्तव में हुसैन अली ने हत्या करवा दी, गला घोट कर इसकी हत्या की गई थी। तो बालाजी विश्वनाथ की मदद से ये मुगल बादशाह फर्रुखसियर की हत्या करवाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं दिल्ली की संधि। अब आपको समझ में आ गई थी, आगे होगी बात कि दिल्ली में क्या चल रहा है, ठीक है, और इसे दिल्ली की संधि क्यों कहते हैं। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दिल्ली की संधि की शर्तें क्या हैं, तब आपको चीजें और क्लियर होंगी। ओके ओके, चलिए, तो दिल्ली की संधि की शर्तें। तो मुगल बादशाह की ओर से हुसैन अली था और मराठा की तरफ से मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो यहां पर किसके किसके बीच में होगी, मुगल बादशाह की तरफ से हुसैन अली प्लस मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, इनके बीच में ये संधि होगी, ठीक। अब इसकी शर्तें क्या है, संधि की शर्तें समझेंगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर होंगी बातें, ठीक है। तो एक मिनट, तो जो लोग लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं वो लोग रिकॉर्डेड जरूर देखिएगा। जब तक आप क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, इसको अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि हिस्ट्री को आप इतना भी आसान मत समझिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। 26 जनवरी को भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैक्सिमम जगह पर छुट्टी है। तो ऑनलाइन की यही एक खूबसूरती है कि कोई भी दिन हो आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग क्लास देखते रहें, जो लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं वो रिकॉर्डेड जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो शर्तें देखते हैं। शाहू को शिवाजी का स्वराज पूर्ण रूपेण अधिकार में मिलेगा, शाहू को शिवाजी का जो स्वराज है, शिवाजी का स्वराज पूर्ण रूप से मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा। ध्यान से समझना, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम। अच्छा, शिवाजी अपने साम्राज्य को क्या बोलते थे, स्वराज बोलते थे। तो शिवाजी अपने साम्राज्य को स्वराज कहते थे। तो इस संधि की शर्त का मतलब ये है कि हुसैन अली कहता है बालाजी विश्वनाथ से कि अगर आप ये संधि करते हो तो जितना भी मराठों के क्षेत्र मुगलों ने छीने थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो बालाजी विश्वनाथ कहता है चलो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत सारे राइट मिलेंगे मराठों को, इसलिए तो इसको
मराठों के लिए मैग्ना कार्टा बोला जाता है दिल्ली की संधि को। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बालाजी विश्वनाथ को लगा के तो बहुत अच्छी बात है कि जो सारा साम्राज्य है वो हमें मिल जाएगा। मतलब किसको मिल जाएगा? साहू को, क्योंकि साहू छत्रपति है तो साहू को मिलेगा। और ये कौन दिलवा रहा है? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ एक बहुत फेमस पेशवा हो जाएगा। ठीक, दूसरी शर्त, खानदेश, बरार, हैदराबाद, कर्नाटक और गोंडवाना साहू को मराठा राज्य के भाग के रूप में मिल जाएगा। कौन कौन? खानदेश, बरार, अहमदनगर, सॉरी हैदराबाद, अहमदनगर नहीं, हैदराबाद, कर्नाटक और एक और है गोंडवाना तथा गोंडवाना। शाहू को मराठा राज्य के भाग के रूप में मिल जाएंगे। शाहू को मराठा राज्य के भाग के रूप में मिल जाएंगे, मतलब कहने का ये है कि खानदेश, बरार, हैदराबाद, कर्नाटक और गोंडवाना भी साहू को मिलेंगे। ठीक है, ये है तो मुगलों के, लेकिन ये साहू को मिल जाएंगे। मतलब मराठा छत्रपति को ये क्षेत्र भी मिल जाएंगे। तो ये भी मराठों के लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरी संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मराठों को दक्कन के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति मिल गई। तो ये जो 6 सूबे हैं ना, कहाँ के? दक्कन के, साउथ इंडिया के, ये किसके सूबे हैं? मुगलों के। तो इस संधि के तहत हुसैन अली ने कहा कि तुम लोगों को दक्कन के जो 6 मुगल सूबे हैं उनसे चौथ और सरदेशमुखी भी तुम्हें मिलेगी। तो देखिए, सब कुछ यहाँ पर भी मराठों को मिल रहा है इस संधि के तहत, तो मराठे बड़ा खुश हैं कि ये भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? कहते इसके बदले में तुम लोगों को क्या करना होगा? ये चीजें तो तुम्हें मिलेंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें क्या करना होगा? चौथ और सरदेशमुखी, तुम मुगलों के दक्कन में जो 6 सूबे हैं उनसे तुम्हें चौथ और सरदेशमुखी भी वसूलने का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें क्या करना होगा? तो कहते इसके बदले में साहू ने अवसर पड़ने पर, इसके बदले में साहू ने अवसर पड़ने पर 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देने और मुगल बादशाह को 10 लाख रुपए और दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, और मुगल बादशाह को 10 लाख रुपए वार्षिक देना होगा। मतलब यह है कि तुम्हें मुगलों के दक्कन के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का राइट मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले में अगर जरूरत पड़ी तो साहू मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देंगे और 10 लाख रुपए वार्षिक भी देना होगा। तो घुड़सवार, तो आपको मैंने बताया था कि शिवाजी की सेना में घुड़सवार सबसे महत्वपूर्ण थे, है ना। तो कहते हैं कि जरूरत पड़ेगी, अगर अवसर पड़ेगी
तो साहू अपने 1500 घुड़सवार भेजेंगे दिल्ली मदद के लिए। ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साहू, अगला शर्त, मैं यहां पर इसको मिटाता हूं। अगली शर्त, साहू कोल्हापुर के संभाजी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। साहू कोल्हापुर के संभाजी, वही संभाजी जो थी, को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा, प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। बात चल रही 1719 की, और 1731 में कोल्हापुर के संभाजी के साथ वरना की संधि से समझौता हुआ था। अभी तो 1719 में संभाजी और साहू के बीच 36 आंकड़ा चल ही रहा है ना। तो इस संधि में भी कह दिया गया कि साहू को आप, मतलब साहू कोल्हापुर के संभाजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। फिर मुगल सम्राट ने साहू की माता और अन्य संबंधियों को छोड़ दिया। मुगल बादशाह ने साहू की माता और अन्य संबंधियों को मुगल कैद से छोड़ दिया। संबंधियों को मुगल कैद से छोड़ दिया, छोड़ दिया। भाई साहू की माता येसुबाई और साहू और भी बहुत सारे जो इनके संबंधी थे मुगल कैद में थे। साहू को तो पहले छोड़ दिया गया था, लेकिन उसकी मदर अभी भी वहां पर बंदी थी, तो इसको भी छोड़ने का वादा किया गया इस संधि के तहत। ठीक है। तो इस संधि में इतनी सारी शर्तें हैं। अब हुआ क्या, संधि कौन कर रहा है? हुसैन अली। मुगल बादशाह फर्रुखशेर संधि नहीं करने आया है, नाम केवल फर्रुखशेर का होगा। अब हुसैन अली ने जानते हो क्या दिमाग लगाया? ये 15,000 घुड़सवार। ठीक है। अब हुसैन अली ने बालाजी विश्वनाथ से कहा कि अब हमें जरूरत पड़ गई है, तुम 15,000 घुड़सवार लेकर दिल्ली आ जाओ। 15,000 घुड़सवार लेकर दिल्ली आ जाओ, क्योंकि दिल्ली की संधि में ये प्रोविजन था। तो बालाजी विश्वनाथ 15,000 घुड़सवार लेकर दिल्ली गया, और इन घुड़सवारों की मदद से हुसैन अली ने मुगल बादशाह का गला घोंट दिया और मुगल बादशाह मारा गया। तो अगला मुगल बादशाह कौन बनता है? फर्रुखशेर के बाद जो अगला मुगल बादशाह बनेगा वो होगा रफी उद दरजात। ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, रफी उद दरजात। तो फर्रुखशेर को मार दिया गया और अगला मुगल बादशाह बनेगा रफी उद दरजात। तो दिल्ली की संधि पर कौन सा मुगल बादशाह साइन करेगा? वो करता है रफी उद दरजात, क्योंकि फर्रुखशेर को तो मार दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली की संधि थी वो फर्रुखशेर के टाइम पर हुई, लेकिन उस संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? फर्रुखशेर के बाद वाला जो बादशाह होता है रफी उद दरजात, क्योंकि रफी उद दरजात को भी सैयद बंधु ही उसे बादशाह बनाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली की संधि पर किस मुगल बादशाह ने साइन किए, या किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की संधि को मान्यता प्रदान की। तो ध्यान रखिएगा दोनों, रफी उद दरजात। ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ की मदद से सैयद बंधुओं ने फर्रुखशेर को गद्दी से उतार दिया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। तो अब आप ये बताओ कि इस संधि से मराठों को बहुत सारा लाभ हुआ। तो जो एक हिस्टोरियन है रिचर्ड टेम्पल, इन्होंने दिल्ली की संधि को मराठों के लिए एक मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक है। तो मैग्ना कार्टा कहा है, बात आपको समझ में आ गई होगी। और हुसैन अली को, सैयद बंधुओं को इस संधि से क्या फायदा हुआ? मुगल बादशाह को गद्दी से हटाने में उसे मदद मिल गई। तो फर्रुखशेर ने सैयद बंधुओं को मारने का प्लान किया, लेकिन सैयद बंधु ज्यादा स्मार्ट निकले। उन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि करके और मराठों को बहुत सारे अधिकार दिला दिए, और फिर मराठों की मदद से उन्होंने फर्रुखशेर को गद्दी से उतार दिया और बाद में गला घोंटकर हत्या कर दी। तो
यहां तक आपने देखा बालाजी विश्वनाथ का क्या रोल था। तो दिल्ली की संधि के तहत बालाजी विश्वनाथ ने मराठों को बहुत सारे राइट दिलवा दिए। तो अब आप जानिए कि बालाजी विश्वनाथ कितना योग्य पेशवा था और इसने मराठा साम्राज्य के लिए क्या किया। तो नाम तो फिर उसका होगा ना। तो आज क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, कल मिलेंगे फिर से अपने टाइम पर। क्लास कैसा रहा, किसी को कोई समस्या समझने में? कहीं वॉइस चैटिंग का ऑप्शन हमने दे दिया है, कहीं कोई समस्या किसी को? जल्दी बोलिए, क्लास को एंड करते हैं। रिचर्ड टेम्पल सभी को कौन समझ थे? में आया एक जितने बार लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर? सर, ये रिचर्ड टेम्पल कौन थे, फिर से बता दीजिए एक बार। हिस्टोरियन। ओके, ओके। अच्छा, इसमें ये जो है स्मृति राठौर, ये स्मृति राठौर क्या हमारी पुरानी स्टूडेंट है? मुझे याद आ रहा है क्या, या कोई नई स्टूडेंट है? एक बार बताएंगे। स्मृति राठौर, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। सर, हेलो चलिए फिर सर। हम लोग मिलते हैं कल क्लास में।